नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं हरि ओझा और आप देख रहे हैं आराध्यांश ट्यूटोरियल हब। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी चल रही है बच्चों, और हम मैथमेटिक्स का आज पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, वैदिक विधि से 178 और 99 को हल करना है। तो आप इसको लिख लें। 178 और इसके नीचे 99 को आप लिख लें। यहाँ 99 में 2 अंक हैं, तो आप इसको इस तरह से 2 पार्टीशन में आप इसको डिवाइड कर लेंगे बच्चों। ठीक है, बाईं ओर आपको जो 1 दिखाई दे रहा है अंक, ठीक है, इसका 1 अधिक करके हमें इस 178 में से घटाना है। यानी कि इधर हम क्या करेंगे, 178 में से क्या घटाएंगे, ये जो 1 है, ठीक है बच्चों, इस 1 में 1 अधिक करके यानी 1 जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, यानी आपको 2 घटाना है 178 में से, तो हमें क्या मिला, 176। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ जो 99 है, ठीक है, इसमें से हम उल्टा घटाएंगे ऊपर वाले अंक को, यानी 9 में से घटाएंगे हम 7 को, तो क्या मिलेगा बच्चों हमें यहाँ पर 2। और यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये जो इकाई पर 9 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, इस 9 को आप 10 मानेंगे, यानी इसमें 1 जोड़ के आप इसको 10 मानेंगे, और इस 10 में से अब हम 8 को घटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2। यानी हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, और ऑप्शन में देखें बच्चों, उत्तर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं बच्चों, कैसे कि अपन ने इसको मल्टीप्लाई। देखिए, इसको आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों 2-3 बार तो आप इसको सीख जाओगे। जैसे यहाँ पर 237 को गुणा करना है 99 से, तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से यहाँ इसके हम पार्ट कर देंगे, और अब इस 237 में से क्या घटाएंगे, 2 का 1 अधिक यानी 3। 237 में से हम 3 घटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पर 234। फिर 9 में से घटाएंगे हम 3 को, क्या मिला 6। और यहाँ इसको मैंने कहा था 1 अधिक यानी 10 इसको मान के चलेंगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या मिला हमें 3। क्या मिली संख्या हमें 2 3 4 6 3, ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों इस प्रकार आप फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें बच्चों। अगला प्रश्न है, किसी त्रिविमीय आकृति में फलकों की संख्या क्या होगी यदि उसके 12 किनारे व 8 शीर्ष हैं। यानी आपको यहाँ पर किनारों और शीर्ष की संख्या दी हुई है और आपसे फलकों की संख्या पूछी गई है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ऑयलर का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। ठीक है, ऑयलर्स फॉर्मूला, ठीक है, ऑयलर का सूत्र आपको पता होना चाहिए। और ये सूत्र क्या होता है बच्चों, F + V = E + 2। यहाँ पर F क्या है बच्चों, F आता है फेस, फेस यानी कि फलक, और V यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, और E क्या है यहाँ पर बच्चों, एज, एज यानी कि किनारा, और 2 तो यहाँ पर फिक्स मान है। ठीक है बच्चों, तो F + V = E + 2, यानी कि फलक और शीर्ष को हम जोड़ेंगे तो उसका योग किनारे का 2 अधिक होगा, यानी किनारे में हम 2 जोड़ दें तो ये फलक और शीर्ष के योग के बराबर मिलेगा।
तो ये सूत्र कहाँ पर लगता है बच्चों? जितनी भी त्रिविमीय आकृतियां हैं, कौन सी आकृतियां हैं? त्रिविमीय आकृतियां, जैसे हम घन घनाभ, ठीक है, इनकी बात करें, प्रिज्म है, तो वहां पर ये सूत्र काम करता है। तो ये इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें। आपको किनारे कितने दिए गए हैं? 12। तो एज यानी ई की जगह आप 12 रखेंगे, 2 की जगह 2 है, और आपको वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कितने दिए हैं? 8। ये आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें, और एफ यानी फलक, जो कि आपको ज्ञात करना है। अब ये समीकरण आपको मिल चुकी है, इसे आप हल कर लें। एफ बराबर क्या होगा? 12 + 2 कितना हुआ? 14। 14 में से आप 8 को घटा दें, क्या मिला? 6। यानी सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 63 है, समचतुर्भुज का गुणधर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, गुणधर्म नहीं है कह रहा है, यानी कि इनमें से 3 जो हैं वो समचतुर्भुज के गुणधर्म होंगे। अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं इसे हम। सबसे पहला है, प्रत्येक भुजा समान होती है। तो बच्चों समचतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। एक बार आप देख लें कि कुछ इस तरह से होगा ये। ठीक है, यहाँ पर इसकी सारी की सारी भुजाएं कैसी होंगी? ये बराबर हैं सारी की सारी भुजाएं। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसकी भुजाएं तो समान होती हैं। सेकंड देखते हैं, विकर्ण समान होते हैं। बच्चों आप खुद देखें कि एक विकर्ण तो इसका ये होगा, और दूसरा विकर्ण ये होगा। हमें देखकर ही पता चल रहा है कि इसके विकर्ण समान नहीं होंगे, यानी कि यही गुणधर्म समचतुर्भुज के लिए सही नहीं है। तीसरी बात थी, विकर्ण परस्पर सम विभाजित होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखने से मालूम चल जाएगा कि ये दोनों जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी कि ये भाग इस भाग के बराबर होगा। इसी प्रकार इस विकर्ण का जो आधा भाग है ये दूसरे भाग के बराबर होगा, यानी कि ये तो इसका गुणधर्म होगा। ठीक है, चौथा है, विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था, समचतुर्भुज के कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, ये विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटते हैं। ये सारे के सारे जो कोण आपको दिख रहे हैं चारों बच्चों, ये सभी के सभी समकोण हैं। तो ये विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी इसका गुणधर्म है, तो नहीं में ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, दिए गए चित्र में कौन सी और डी का मान बताइए। तो बच्चों आपको ये याद रखना चाहिए कि एक रेखा पर बनने वाले समस्त कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपको 2 कोणों के मान दिए हुए हैं, एक तो 40 और एक 60 डिग्री का। इनको आप जोड़ दें, कितना हो गया? 100 डिग्री। अब ये जो तीसरा कोण है, ये जो बचा हुआ कोण आपको दिख रहा है भाग, ये कितना होगा? 180 माइनस 100, कितना है आंसर? 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है। यदि चौड़ाई x है तो क्षेत्रफल का विकल्प होगा। बच्चों समीकरण का क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? x, यानी लंबाई कितनी होगी? x + 3। ये तो क्या है? लंबाई, और चौड़ाई कितनी है? x है। क्षेत्रफल की बात की है, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी हम इन दोनों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे तो इस पूरे व्यंजक को हमें ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पर देखो, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। ये प्रश्न तो बच्चों बहुत ही सीधा है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको 9 और 8 को आपस में गुणा करना है।
कितना हुआ 72। और इसी प्रकार जो इसमें x है, x को x से भी गुणा करोगे, ठीक है। x को x से गुणा करते हैं तो क्या आता है x का स्क्वायर, और 9 को 8 से किया तो 72। नीचे 4 को 2 से करोगे तो 8। ये आ गया उत्तर अपना, ऑप्शन नंबर 3। परिमेय संख्या आपको दे रखी है चारों, और इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम कैसा होता है बच्चों, घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम है ये, घटता हुआ क्रम है। तो यहाँ पर आपको मैंने बच्चों पहले भी बताया है कि जब भिन्नों के हर समान होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी भिन्नों के हर समान है, सभी में 13 ही दे रखा है, तो हम केवल इनके अंशों को देखेंगे, ठीक है। और अंशों को ही आप अवरोही क्रम में लिख दें, यानी सबसे बड़ा पहले और फिर छोटा और सबसे छोटा अंत में, यानी अवरोही क्रम में अंशों को हम अरेंज कर देंगे तो हमारी जो परिमेय संख्या दी हुई है वो ऑटोमेटिक ही अवरोही क्रम में अरेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो देखें आप, सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर 12, यानी नंबर 1 पर आप क्या लोगे 12 को लोगे, यानी देखो यहाँ पर ये रहा नंबर 1 पर 12/13 दिया हुआ है। तो 12 से छोटा क्या है ये 10, ये देखो 10 से छोटा क्या है 8, और 8 से छोटा 4, यानी 12 से छोटा 10, उससे छोटा 8 और सबसे छोटा 4। तो नहीं आपको ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा यहाँ पर बच्चों। परिमेय संख्या -3/5 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं बच्चों, अपन जो भी हमें संख्या दे रखी है परिमेय संख्या, उसको विपरीत चिन्ह में बदलते हैं। यानी कि अगर माइनस में कोई परिमेय संख्या है तो उसे हम प्लस में बदल देंगे, और प्लस वाली संख्या को माइनस में बदल देंगे, तो ये उसका योज्य प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पर माइनस का 3/5 है तो प्लस का 3/5 इसका सही उत्तर होगा। और योज्य प्रतिलोम किसी संख्या के क्या होता है बच्चों, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे उसमें जोड़ने पर उसका पूरे का मान 0 हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर माइनस के 3/5 में आप प्लस का 3/5 जोड़ेंगे तो उसका मान कितना जाएगा 0 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, व्यंजक 7x² y का सजातीय पद क्या होगा। बच्चों यहाँ पर इसमें जो बीजीय राशि है यानी कि x² y, इसको देखकर आप सजातीय पद का पता लगाएंगे। यहाँ पर देखिए आप xy दिया हुआ है तो ये इसकी जाति का नहीं है, यहाँ x² y केवल यहीं पर दिया हुआ है, यहाँ पर तो कोई बीज राशि है ही नहीं, और यहाँ पर तो केवल x², यानी इसका ऑप्शन 2 जो है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 70 है, n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों के योग का सूत्र क्या होगा। तो बच्चों ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, n-2 गुणा 180 डिग्री, ठीक है। इस सूत्र की सहायता से आप n भुजा वाले बहुभुज, ठीक है, बहुभुज आप जानते हैं जैसे कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है या पंचभुज है, ये सारे के सारे बहुभुज हैं, और इनके अंतःकोणों का मान अगर आपको निकालना है तो आप इस सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। ये सूत्र बनता कैसे, एक बार हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे सपोज करो कि ये मैंने कोई एक बहुभुज लिया है, यानी कि एक चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमें पता भी है कितना होता है 360, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आप त्रिभुजों का निर्माण करेंगे, कैसे, इनके विकर्णों को मिलाकर, जैसे ये रहा। अब यहाँ पर और त्रिभुज नहीं बनेंगे, यहाँ पर केवल 2 ही त्रिभुज बने, एक तो ये और दूसरा ये। एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों 180 डिग्री, दो का कितना, दूसरे का भी कितना है 180 डिग्री, और दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। यहाँ पर भुजाएं कितनी हैं, भुजाएं यहाँ पर 4, ठीक है। और हमने जोड़ा कितनी बार इसको 2 बार, यानी कि
180 को हमने 2 से गुणा किया है, हमने 180 को गुणा किससे किया है, 2 से। अब 4 से 2 कैसे बनेगा, भुजाएं तो 4 थी, ठीक है, यानी n भुजा क्या है 4, यानी कि n का मान आपको 4 दिया है। अब इससे 2 कैसे प्राप्त करेंगे, हमें 4 में से 2 घटाना पड़ेगा, यानी कि n में से 2। तो यहीं से हमें ये सूत्र भी निर्माण करना आ गया कि n-2 गुणा 180 से हम, ऐसे त्रिभुज में देख लो आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। और क्या अब इसमें तो विकर्ण बनेंगे नहीं, एक ही है ये तो। और यहाँ पर इसका अब हमें क्या करना है, भुजाएं कितनी हैं, 3, और त्रिभुज भी इसमें एक ही बना है, ठीक है। अब 3 से हमें 1 कैसे प्राप्त होगा, हमें इसमें से 2 घटाना पड़ेगा, तो हमें 1 मिलेगा, इसलिए हम 180 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें इसका मान 180 ही मिलेगा, यानी कि यहाँ भी क्या मिला हमें, n-2, ठीक है। तो हमेशा हम n-2 यानी जितनी भुजाएं हमें दे रखी है उससे 2 कम करके हम 180 से गुणा करते हैं, यही इस सूत्र को याद रखने का तरीका है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, 71वां प्रश्न है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जो 4 व 6 दोनों की गुणज हों। यहाँ पर बच्चों आपको 4 और 6 दोनों की ही गुणज वाली संख्याएं पूछी हैं, तो यहाँ पर आपसे एक तरह से क्या पूछा है, क्योंकि यानी कि 4 और 6 दोनों की गुणज का मतलब हो गया जिसमें 4 और 6 दोनों का भाग जा रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 और 6 दोनों के ही लसा का गुणज हम देखेंगे, ठीक है। तो 4 और 6 का लसा क्या होगा बच्चों, 12, 12 की गुणज देख लो, यानी 12 का पढ़ा पढ़ लो, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 72 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, आपको सभी को पता है ऑप्शन नंबर 3 सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। निम्न संख्याओं को सही आरोही क्रम में रखें। बच्चों पूर्णांकों की आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना आपको आता है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर जब भी आप देखें कि जो संख्याएं बढ़ती हैं वो इस ओर बढ़ती जाती हैं, ये इनका आरोही क्रम है, यानी बाईं ओर की जो भी संख्याएं होंगी वो दाईं ओर से हमेशा छोटी होंगी। तो यहाँ आप देखें कि माइनस की संख्या इधर तो बड़ी होती जा रही हैं, यानी वो सबसे छोटी होंगी, यानी माइनस में जो भी अंक सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी संख्यात्मक रूप से इसका मान जैसे 7 है लेकिन ये माइनस का है, तो सबसे छोटा क्या होगा यहाँ पर, -7। इसके अलावा माइनस की संख्या कौन सी है, 3, ठीक है। तो ये इससे बड़ा होगा, किससे, माइनस के 7 से, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही उत्तर होगा। सबसे छोटा क्या है, -7, इससे बड़ा होगा -3। इसके बाद धनात्मक संख्याओं में जो जिसका मान बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न है, आलिया के पास बिना ढक्कन वाला एक घनावाकार टीन का डिब्बा है जिसकी भुजा 45 सेंटीमीटर है और वह इसके बाहरी पृष्ठ पर रंगीन कागज चिपकाना चाहती है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बच्चों आकृति कौन सी है, घनावाकार, ठीक है। और इसके बाहरी पृष्ठ पर, हम बात पृष्ठ की कर रहे हैं, यानी इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बॉक्स है घनाकार ये कैसा है, बिना ढक्कन वाला है, ठीक है बच्चों। बिना ढक्कन वाला है का मतलब क्या हुआ, इसमें जो 6 सतह होती है उनमें से एक सतह कम है, ठीक है। यानी कि ये जो बॉक्स है ये कैसा है, बिना ढक्कन वाला है, ऊपर से ये खुला हुआ है, यानी केवल हमें इसकी जो चारों दीवारों की 4 पृष्ठ और जो नीचे का बॉटम है इसका जो, ठीक है, तला है, वो सरफेस, वो सतह ही हमारे काम की है। ऊपर तो ये बिना ढक्कन का है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बच्चों आपको पता है क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 6 भुजा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक सतह तो है ही नहीं क्योंकि इसका ढक्कन नहीं है, तो हम भी क्या करें, एक सतह इसकी कम कर देते हैं, यानी हम क्या करें, 6 की जगह
5। 5 भुजा स्क्वायर, एक नए सूत्र का निर्माण हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 5 सतह हैं, यानी कि 5 भुजा स्क्वायर, यानी अब आप भुजा में यानी 45 का को यहाँ पर आप रख देंगे तो आपको आवश्यक कागज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। 45 का वर्ग करना आसान है बच्चों, पीछे 5 आ रहा है तो 5 का पीछे हम 25 लिखेंगे और 4 को इसके अगले अंक से गुणा करेंगे, यानी कि 4 पंजे 20। अब आपको केवल 5 को 2025 से गुणा करना है, कर लो। 5 को 25 से कर लो, कितना आया 125। 5 को अब 2 से करना है, कितना आया 10। सेंटीमीटर में नाप था बच्चों, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें इसका आंसर मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 75वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में 1 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनाकार पासे दिए गए हैं, जिनके एक पृष्ठ को आपस में चिपकाकर चित्रानुसार एक नया ठोस बनाया गया है। इस नए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बच्चों यहाँ पर जो आकृति आपको दी है वो कैसी है? घनाकार है, घन के आकार के हैं, यानी कि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो वो भी किस नाप की हैं? 1 सेंटीमीटर भुजा वाली हैं। यहाँ पर बच्चों ये जो सतह है इसकी, ठीक है, ये एक सतह जो है वर्गाकार, और ऐसे ही दूसरे घन की ये वाली सतह है, ये आपस में जब चिपक जाएगी इस जगह पर, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? घट जाएगा। इन 2 सतहों का क्षेत्रफल हमें घटाना है, बाकी तो जो भी इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है बच्चों वो क्या रहेगा? वो एज इट इज रहेगा। अभी जस्ट हमने पिछले सवाल में देखा था कि एक सतह इसकी कम हो रही है बच्चों, इसकी और एक सतह इसकी भी कम हो रही है, तो इन दोनों में ही हम कौन से क्षेत्रफल का सूत्र लगा दें? 5 इंटू भुजा स्क्वायर का, ठीक है। तो पहले वाले घन का क्या मान होगा? इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है बच्चों? 1, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 5 गुणा 1 कितना आया? 5। इसका मान भी कितना आया? 5, और इसका भी कितना होगा? 5। दोनों को आप जोड़ दो, कितना आया? 10। ठीक है बच्चों, और शॉर्ट में हो गया है, हमें ना तो सूत्र लगाना पड़ा है इसमें कोई ज़्यादा, आप डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं कि 5 भुजा स्क्वायर लगाएंगे हम। भुजा का स्क्वायर, भुजा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, यानी उसका वर्ग क्या होगा? 1 ही होगा। 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, इसका मान भी 5 और इसका मान भी 5, 10 वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 76वां प्रश्न है, यदि किसी घन की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितना गुना वृद्धि हो जाएगी? तो बच्चों घन के आयतन में और भुजा में क्या संबंध है आप जानते हैं? घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, यानी जो घन का आयतन है वो भुजा के क्यूब के ही समानुपाती है। अगर हम भुजा को दुगुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा? क्यूब। तो इस 2 का भी क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूब होगा। भुजा का जो भी मान हो उसका तो क्यूब होगा ही सही, लेकिन यहाँ पे दुगुना कर देंगे अपन तो उसका भी क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 8, यानी कि ये 8 गुना वृद्धि हो जाएगी इसके आयतन में। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें हम। एक आयताकार कागज की लंबाई 44 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इसे लंबाई की तरफ से मोड़ने पर बने बेलन का आयतन क्या होगा? बच्चों यहाँ पर जो आयताकार कागज है, एक बार आप देखें इसमें चित्र में, ये आयताकार एक कागज है, इसकी लंबाई है 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई की तरफ से हम इसको मोड़कर क्या बना रहे हैं? बेलन बना रहे हैं, यानी इस बेलन की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी बच्चों? वो 3 सेंटीमीटर होगी। और ये जो कागज रोल होकर यानी कि घूमकर इस प्रकार एक बेलन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है, ठीक है,
आयत की जो लंबाई है वो यहाँ पर जो बेलन है, बेलन की क्या कहलाएगी ये? परिधि। परिधि यानी 2πr। ठीक है, यानी आपको एक तरह से 2πr का मान कितना दिया हुआ है? 44 दिया हुआ है। और आपको क्या निकालना है? बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र बच्चों आपको पता है। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर πr²h। ठीक है बच्चों, आपको इसकी जो चौड़ाई है, ये यहाँ पर बेलन की ऊंचाई है, यानी आपको ऊंचाई दे रखी है। आपको तो केवल क्या निकालना है? ऊंचाई का मान निकालना है। वो कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? 22/7 r बराबर 44। इसको आप हल कर लो। ये 22×2 = 44 बच्चों। ठीक है, इस 44 से इस 44 को काट दें, r का मान यहाँ से कितना जाएगा? 7 जाएगा। वहाँ पे r का मान 7 मिला, यहाँ पर आप रख दो। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? 7×7। और ऊंचाई कितनी है? 3। इसको आप हल कर लो। 7 से 7 को काट दो, कितना हुआ? 7 या 21। इसको 22 से गुणा करें अपन, कितना आया? 21×2 = 42 का 2, 21×2 = 42 और 4 = 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कहाँ पर है ये? ऑप्शन नंबर 2 में। यह हमारा उत्तर होगा। 78वां प्रश्न है, एक घनाभ की विमाएं 60, 54 और 30 सेंटीमीटर नाप की हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? जो घनाभ हमें दिया गया है, ये इसकी विमाएं आपको दे रखी हैं, ये जो बड़ा घनाभ है इसके अंदर 6 सेमी भुजा वाले घनों की संख्या पूछी जा रही है। तो आप इस घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग लगा देंगे तो आपको घनों की संख्या मिल जाएगी। यानी कि घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। भाग किसका लगाएंगे? घन के आयतन का। घन की भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब, यानी भुजा को आप 3 बार लिख दें। ठीक है, अब इसको कट करना है। कट कर दें। 6 से 10 बार कटा, 6 से 9 बार कटा, 6 से 5 बार कटा। 5 × 9 कितना हुआ? 45। 10 से गुणा करने का मतलब पीछे एक 0 लगाना। कितना आया उत्तर? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, ये आज का बच्चों आखिरी प्रश्न है 79 नंबर का। त्रिज्या 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर वाले बेलनाकार दूध के टैंकर से 1 लीटर वाले कितने पॉलीपैक यानी थैली भरी जा सकती हैं? और आपको हिंट में बच्चों दे भी रखा है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। अब आपको इकाई घन मीटर को लीटर में बदलने की दी है, तो बच्चों आपको जो इसका आयतन निकालना है वो भी घन मीटर में निकालना होगा। यानी जो हमें त्रिज्या यहाँ पर 70 सेंटीमीटर में दे रखी है, इसे हम मीटर में बदलेंगे। ऊंचाई तो हमें ऑलरेडी मीटर में दे रखी है। ठीक है, तो हम इसका सूत्र लगा देते हैं बेलन के आयतन का। बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? πr²h। पाई का मान 22/7 r। अब त्रिज्या हमें क्या दी है? 70 सेंटीमीटर दी है, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम 100 का भाग लगा देंगे। r चूंकि स्क्वायर है 2 बार, इसलिए इसे हम 2 बार लिख देंगे। और h ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। अब यहाँ पर बच्चों देखो, ये आयतन तो निकल जाएगा किसमें? घन मीटर में। अभी तक तो ये आयतन किस में निकल रहा है? घन मीटर में निकल रहा है। और आपको क्या दिया हुआ है हिंट में? 1 घन मीटर बराबर कितना है? 1000 लीटर। ठीक है,
यहाँ पर थीम क्या रहेगी, हम जो बेलन का आयतन है, इस बेलन के आयतन में हम किसका भाग लगाएंगे, पॉलीपैक के आयतन का। पॉलीपैक का आयतन कितना है, 1 लीटर, यानी हम इसमें 1 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 1 का भाग लगाने का मतलब क्या है, हमें वही संख्या मिलेगी बच्चों, 1 का भाग लगाएंगे तो। यानी हम क्या करें, ये जो हमें घन मीटर में दिया हुआ है इसे हम यहीं पर किस में बदल दें, लीटर में बदल दें। यानी 1000 से इसको हम गुणा कर देंगे बच्चों, तो ये हमें लीटर में मिल जाएगा। इसको आप हल कर लें। अब देखो, एक 0 से 0 को काट दें, इस 0 से इसको भी काट दें हम, और इसी के साथ ये 2 0 से आप इन 2 0 को भी काट दें। इसी प्रकार 7 से 7 को भी काट दें। अब हमारे पास क्या क्या बचा बच्चों, 22 गुणा 7 गुणा 10। इसको आप हल कर लो। पहले तो 22 को 7 से गुणा कर लो, कितना आया ये 154, और पीछे 10 से गुणा करने का मतलब क्या है, पीछे हम 1 0 बढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो इस प्रकार से बच्चों आप पॉलीपैक की संख्या, यानी कि यहाँ पर जो 1540 निकला है बच्चों, ये क्या है, इतनी जो है ये दूध की थैलियाँ हैं जो पॉलीपैक्स हैं, इनको भरा जा सकता है इस दूध की मात्रा से। ठीक है बच्चों, आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। एक छोटी सी पजल है आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।